ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो न्यू वीडियो के साथ हम फिर से आ चुके हैं टॉपर इंटरव्यू सीरीज में, जहां पे हम आज की वीडियो में आर्ट स्ट्रीम की एक स्टूडेंट है हमारे साथ, दिव्या प्रमोद शर्मा, जिसने अपना 12th बोर्ड एग्जामिनेशन आर्ट स्ट्रीम के थ्रू 90.17 परसेंटेज के साथ पार करी है। सो आज हम दिव्या से बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही, कौन सी बुक्स फॉलो किए, आंसर राइटिंग टिप्स क्या थी, एंड जूनियर्स के लिए एंड में दिव्या के लिए प्यारी सी एडवाइस भी रहने वाली है। तो क्या करना है, पूरी वीडियो गौर से देखना है, आसपास जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करना है, और कुछ भी आपको डाउट आता है तो कमेंट में लिख देना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्या, वेलकम टू माय चैनल एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू मैम। ओके, सो अभी आप आर्ट स्ट्रीम से हो तो अपकमिंग जूनियर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि अभी बहुत सारे 12th अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हो गए 2024-25 में बैठेंगे बोर्ड एग्जाम में, उनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। उनका भी ड्रीम होगा 90 पार परसेंटेज लाना है, और ये जर्नी आप ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो, आपको पता है पहले से। तो आप अपनी जर्नी को अगर एक साल के पीछे फ्लैशबैक करोगे तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहोगे, कौन सी ऐसी चीज है जो आप बताना चाहोगे भाई ये तो करना है आर्ट्स वाले बच्चों को, या कोई ऐसी चीज जो नहीं करना चाहिए। सब कुछ आपको दिल खोल के बताना है, मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है। सो यस, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ये कि तुम, ये जो परसेंटेज आया है, तुमने इतना ही परसेंटेज एक्सपेक्ट किए थे, या तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या था परसेंटेज? ऐसे पर्टिकुलर तो एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया था कि 90 चाहिए 95 चाहिए, बट आई ओके, वाज सेटिस्फाइड। अच्छा, मतलब तुम्हारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट कुछ तो एक होगा एम कि हाँ इतना तो आ जाना चाहिए रिजल्ट से पहले। हाँ मतलब 90 के अबाउ तो थोड़ा। हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मतलब यू आर सेटिस्फाइड विथ योर परसेंटेज। ग्रेट यस ग्रेट, मैम। चलो अच्छा है। ओके, सो अभी सेम कि 12 मंथ सब बच्चों के पास है प्रिपरेशन करने के लिए बोर्ड एग्जाम की, तो आपने अपनी पढ़ाई कौन से मंथ से स्टार्ट किए थे? थोड़ा थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दिया था जैसे कॉलेज चालू हुआ, बट प्रॉपर शेड्यूल के साथ आई स्टार्टेड अगस्त में, शेड्यूल बना के पूरा। ओके ओके, और आपने कोई कोचिंग क्लासेस लगाए थे या सेल्फ स्टडी से किए? सेल्फ स्टडी, ओके यूट्यूब ही मेन, आपके वजह से पूरा अच्छे से हो गया। ओके, तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट का आपने कोचिंग क्लासेस नहीं लगाए थे? नहीं मैम। ओके ओके ओके, ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी से पढ़ाई हुई है, और कहीं ना कहीं कॉलेज से भी हुआ होगा, बिकॉज कॉलेज के भी लेक्चर्स जो होते हैं, है ना। ओके, यस तो मैम। तुमको फिर वो बताना है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अगर मैं आती उसमें, ठीक है, वो क्वेश्चन। ठीक है, अभी तुम बस ये बताओ, जैसे तुम बता रहे हो कि अगस्त से तुम्हारा एक्चुअल जो पढ़ाई होता है, स्पेशली पूरा रूटीन बनाना, सिलेबस कंप्लीट करना, तो अगस्त का तुम अपना डेली रूटीन बता दो कि 24 घंटा तुम्हारे पास होता था, तो उसमें से तुम कितना टाइम पढ़ाई को डेडिकेट करते थे? मैम पहले कॉलेज हो जाता था, फिर कॉलेज से आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर एक सब्जेक्ट मैं लेती थी। ओके पहले पहले तो फिर जब बोर्ड्स नजदीक आने लगे तो मैंने 6 बजे उठना चालू किया, और ओके, फिर तब कॉलेज इतना, अच्छा, तो पूरे पढ़ाई के लिए ही दिया था। ओके, तो ये तुम्हारा मतलब दिन का कितना घंटा पढ़ाई में गया लगभग? पहले 4 घंटे, बट जब हम्म, नजदीक बोर्ड आने लगे तो 6-7 घंटे हो जाता था। ओके ओके, और कभी मतलब पढ़ाई जैसे एक रूटीन तो हम बनाते कि हाँ इतना टाइम देना है, बट कभी कभी क्या तुम्हारे प्रिपरेशन में ऐसा हुआ कि कभी कोई दिन तुमने पूरा दिन पढ़ी ही नहीं, या ऐसा मन नहीं हुआ तुम्हारे साथ? होता है। हाँ वो होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ हुआ ही नहीं पूरे दिन, तो फिर मैं आपके लेक्चर्स चालू कर देती थी और इंग्लिश स्टार्ट कर देती थी, तो वो हो अच्छा जाता था। अच्छा क्या बात है। मतलब अगर जैसे हम सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते तो वहां पे हमको खुद अपनी टेक्स्ट बुक जो भी नोट्स बनाए उसको याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, बट कोई दिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आज मेरे को कोई इनपुट वाली चीज नहीं करनी है, तो आप सिंपल सा यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको ऑन करके बस सुन सकते हो। एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और कुछ आप कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, ग्रेट। ओके, सो आपके पास सारे सब्जेक्ट की, मतलब हर बच्चे के पास एक सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक होती है, गवर्नमेंट की तरफ से दी गई होती है। तो टेक्स्ट बुक के अलावा कोई दूसरी बुक थी तुम्हारे पास रेफरेंस के लिए? दूसरी बुक मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो नहीं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 21 सीरीज रेफर की थी, बट ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि वो नहीं किया होता तो भी चलता था। अच्छा टेक्स्ट बुक क्या टेक्स्ट बात। बुक पे ही मे टेक्स्ट हाँ, बुक पे ही फोकस होना चाहिए। ओके, तो जो मार्केट में इतनी अलग अलग टाइप की डाइजेस्ट होती है वो तुम्हारे पास एक भी नहीं थी? नहीं, ओके, क्या मैंने बात है। खुद नोट्स बनाए थे हैंड रिटन, उसी को रेफर कर करके।
हो गया क्या, था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब टेक्स्ट बुक ही तुम्हारा मेन सोर्स था और उसमें से जो भी तुमको ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली चीज है, उसका नोट्स बनाए और एंड मोमेंट तक उसी को पढ़ रहे थे। हाँ, क्या बात। उसके हम्म, हर चैप्टर के 1 to 2 पेजेस के नोट्स बनाने चाहिए, ताकि हम्म, फिर एंड मोमेंट पे रेफर करने में जल्दी जल्दी रिवीजन भी। हाँ। ओके, सो आप नोटिस कर रहे होगे ये टॉपर इंटरव्यू सीरीज में मोस्ट ऑफ द टॉपर यही बोल रहे हैं कि टेक्स्ट बुक में सब कुछ है। जो भी आपका कंटेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो सब कुछ टेक्स्ट बुक में है। आप अपनी उसकी खुद की नोट्स बनाओ, क्योंकि हम जो खुद से नोट्स बनाते हैं वो एक नजर में हमको समझ में आ जाती है। ठीक है, किसी और का आप डाइजेस्ट पढ़ोगे या किसी और की नोट्स पढ़ोगे तो फिर आप 3 4 बार पढ़ोगे फिर आपके दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है स्पेशली आर्ट्स वालों के लिए कि आप जो भी डाइजेस्ट भी अगर पढ़ने जाओगे तो वो सेम इसकी तरह ही होता है। मतलब कितनी डाइजेस्ट, मैं तो खुद रीड करी हूँ डाइजेस्ट बहुत सारी। तो उसमें क्या मैंने नोटिस करी हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा होता है वही बात को अलग ढंग से, मतलब जो कंटेंट लिखा है, लॉजिक अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्सेप्ट की, वही चीज को अलग टोन में लिखा हुआ है। तो हम्म। क्यों कॉम्प्लिकेट करना वही चीज, अपने को लगता है कि यार यहाँ कुछ और है वहां कुछ और है। स्पेशली जो स्टूडेंट की इंग्लिश वीक होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है स्पेशली आर्ट्स के, वो क्या है 10th स्टैंडर्ड अपने मराठी से कंप्लीट करते हैं या उर्दू से कंप्लीट करते हैं, तो उनको ये जल्दी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि डाइजेस्ट में भी वही कंटेंट होता है सेम टू सेम जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो टेक्स्ट बुक को एक ही सोर्स रखो, 10 बुक पढ़ने की बजाय, 10 बुक को एक एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ो। वो ही आपको हेल्प करेगा, नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो। ओके ठीक है, तो ये तो हमारी बुक की बात हो गई। एंड पेपर सॉल्विंग जो टेस्ट सीरीज जो होता है, जैसे सैम्पल पेपर हो गया या प्रीलियम हो गया, वो कितना रोल आपकी प्रिपरेशन में प्ले किया, वो उसके बारे में बताओ। वो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्विंग, क्योंकि फिर अपन को पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और हम्म, मोस्टली अगर अपन 5 से 6 क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो अपन हम्म, को पता चल जाता है कि है ना कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आएंगे। और हम्म, मोस्टली कभी कभी तो रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। आपकी बिल्कुल। वो 10 क्वेश्चन पेपर सीरीज ने भी बहुत किया था इंग्लिश। क्या बात है, ग्रेट। सो ये जो तुम बोले बहुत हेल्प किया, तो तुमने अपने एंड से कितने पेपर सॉल्व किए थे अगर हर सब्जेक्ट की बात की जाए तो? इंग्लिश को छोड़ के मैंने 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर। सारे सब्जेक्ट से? हाँ। क्या बात, यस। ग्रेट। तो वो सारे तुमको पेपर्स किधर से मिले थे? यस मैम, 5 इयर्स 5 से 6 क्वेश्चन पेपर कॉलेज से ही मिल गए थे। ओके ओके, कॉलेज वालों ने प्रोवाइड किया था, क्या बात है। तो कॉलेज वालों के पास होती है कुछ चीजें तो आप उनसे जाके बोल सकते हो कि आपकी पढ़ाई हो गई है, तो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर के जाके बोलो कि मेरे को सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर है तो मुझे भेज दो। तो वो लोग देंगे, वो तो क्यों नहीं देंगे, वो तो बोलेंगे कि बच्चा खुद सामने से आया, इतनी बड़ी बात है तो दिल खोल के देंगे। ठीक है, ओके ग्रेट। अभी बात करते हैं यूट्यूब की। ठीक है, कि अगर आपने टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ डाइजेस्ट पेपर नहीं किए थे तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स है जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के वीडियोस अवेलेबल होते हैं, कोई भी बच्चा चाहे तो बस वीडियो ऑन करो, पढ़ाई करो, हो गया। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में यूट्यूब का कितना रोल रहा, आपने क्या फायदा उठाया यूट्यूब के लेक्चर्स का, और अगर उठाए तो कैसे, मतलब कैसे आप पढ़ाई कर रहे थे यूट्यूब से? यूट्यूब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि फिर आर्ट्स के लिए देखा जाए तो इतने कोई चैनल्स अवेलेबल है नहीं। एक आपका चैनल था और एक दो कोई चैनल थे। हम्म, फिर इंग्लिश ग्रामर, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस भी आपके चैनल से हेल्प हुआ। तो एक बार वीडियो देखने के बाद आई यूज टू रीड चैप्टर अगले दिन, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो फिर पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाता। ओके ओके, मतलब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका यूट्यूब वीडियो पहले देख लो, एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। उसके बाद रीडिंग करो, तो फिर जब रीडिंग आप या करोगे तो वो एक अफेक्टिव रीडिंग होगी कि हाँ, आपको पहले से माइंड में पता होगा कि अभी ये पॉइंट आने वाले हैं, दिमाग एक क्लियर होगा। ओके ग्रेट। एंड अगर स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें तुम जैसे ग्रामर की बात करें, नॉवल सेक्शन कैसे आपने कंप्लीट किए जो बच्चों को बहुत टफ जाता आपने इतना अच्छे से पढ़ाया था विद नोट्स, है? पीडीएफ, वो सब देख के फिर मैंने चैप्टर रीड किया तो बैठ गया था। एटलीस्ट 2 से 3 बार तो नॉवेल सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो याद करने के लिए 2-3 बार तो पढ़ना जरूरी है।
और क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बैठ जाता है दिमाग में कि हाँ, मुरासाकी सिकिबो मेरे दिमाग में बैठ गया था वो वाला। ओके ओके ग्रेट। अब अगर अभी हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो इंग्लिश, जर्मन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉजिक एंड साइकोलॉजी। ठीक है, अभी तुम ना एक एक सब्जेक्ट की फटाफट से क्या करना है कि ये सब्जेक्ट के लिए देखो ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, ये इसका आंसर राइटिंग ऐसा होना चाहिए, ये सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दो एज कम्पेयर टू, पूरा समराइज करके आप बताओ सारे सब्जेक्ट का अपना। इंग्लिश तो जूनियर्स अगर मैम का चैनल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से देखेंगे तो पूरा इंग्लिश तो हो ही जाए, टेंशन की बात नहीं। फिर पॉलिटिकल साइंस ले ले तो उस पे अच्छे से रीडिंग जरूरी है, एटलीस्ट 3 बार तो टेक्स्ट बुक पूरा रिवाइज होना ही चाहिए, क्योंकि अंदर से एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं वो अंदर से आते हैं। तो एटलीस्ट टेक्स्ट बुक कहीं पढ़ी होगी तो अपन के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ, इसका एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में से अपन को समझ जाता है कि क्या राइट होगा। फिर साइकोलॉजी के लिए भी सेम, टेक्स्ट बुक अगर मेन अच्छे से हो, और फिर साइकोलॉजिस्ट के हर एक लेसन में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं, तो वो हर चैप्टर वाइज सबके नाम लिख लिए, उन्होंने क्या इन्वेंट किया है, क्या थी, वो सब लिख लिया, तो फिर याद रह जाता है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही अगर ये हो जाएगा तो एंड एंड जाने तक अपन रिवाइज बार बार जब करते रहेंगे तो वो बैठ जाता है दिमाग में। ओके ओके ग्रेट। एंड अगर स्पेशली तो हम आपके सोशियोलॉजी के मार्क्स देखे 94, और सोशियोलॉजी काफी मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि हाँ मतलब पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि हाँ ये सब चीज तो समझ में, रूरल, अर्बन, ट्राइबल कम्युनिटी समझ में आता है, बट बहुत लेंथी है, उसके इतने पॉइंट्स होते, फीचर कैरेक्टरिस्टिक इतने लंबे, तो वो तुम कैसे याद कर रहे थे, क्योंकि 10 मार्क्स का भी एंड में एक क्वेश्चन होता है। हाँ जैसे आपने ना की पॉइंट्स बनाने बोला था सबके, हाँ। एक मैप अगर बन जाए तो फिर वो ज्यादा बैठ जाता है, और अपन याद करने जाए तो सोशियोलॉजी याद ही नहीं होगा, बिल्कुल जितना बिल्कुल। समझ में लिख देते हैं। क्योंकि सोशियोलॉजी अगर मैं बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में चालू ही नहीं किया, एंड एंड में ही चालू किया था। फिर अगर टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ लिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 से 4 पेपर अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और फिर टेक्स्ट बुक पे ही मेन गोल, मेन। ओके ओके। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे अपने सोशियोलॉजी की टेक्स्ट बुक खोल के देख लो, उसमें क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट को ना पॉइंट वाइज दिया है, जैसे कोई ऐसा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन कम्युनिटी, तो उसको ऐसा स्टोरी की तरह नहीं समझाया है, उसको ऐसे 8 9 10 पॉइंट दे दे के एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्या करना है, पहले रीडिंग करना है, और फिर उसके बाद वो जो हेडलाइन है ना 1 2 3, वो पॉइंट्स को याद करो, उसके माइंड मैप्स बनाओ, और वो पॉइंट को रिमेम्बर करो, और फिर वो पॉइंट के अंदर क्या लिखना है आपको तो पता ही है कि अर्बन कम्युनिटी हेट्रोजीनियस होती है, सेकेंडरी रिलेशन वहां पे होता है, अब क्यों होते हैं एक बार आपको समझ में आ गया, फटाफट लिख लोगे। ठीक है, तो ये आपको करना है, क्योंकि पूरा जो अंदर का कंटेंट है वो आप रिमेम्बर मतलब मेमोराइज कर ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है, समझ के आप पॉइंट को एलोबरेट कर सकते हो एग्जाम में। तो आपके सोशियोलॉजी के देखो आराम से 94 आया है दिव्या का, तो कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड करना चाहोगे सोशियोलॉजी में अपार्ट फ्रॉम दिस की पॉइंट याद करने के अलावा, ऑब्जेक्टिव वो स्पेशली कैसे करे बच्चे। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पेपर से ही मोस्टली रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, जितने ज्यादा अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आ जाता है उससे, इतने हार्ड नहीं आते एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है ओके 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 ग्रेट। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में क्या बच्चे स्ट्रेटेजी फॉलो करें अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली देखा जाए तो क्या बताऊं मैं, वही सेम। अच्छा सेम ही है, चलो कोई कुछ अलग हटके नहीं है कुछ, साइकोलॉजी में वही सेम है। मैंने क्वेश्चन पेपर जो लिखा था वो पूरा पहले आंसर लिख दिया हम्म। था, फिर माइंड मैप्स बनाए थे, ओके। फिक्स बनाए थे हर क्वेश्चन में, क्योंकि 10 मार्कर 5 मार्कर ये ऐसे हम्म। क्वेश्चंस आते, उसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव कुछ दिखे तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। ओके, तो इधर पे आपने अपने आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताए हो, वैसे ही अभी थोड़ा और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर हम बात करें, क्योंकि एट द एंड बच्चे को अपना आंसर लिख के आना है और एग्जामिनर वो लिखी हुई चीज पे ही मार्क्स देगा, तो आप अपने आंसर कैसे प्रेजेंट है, मतलब कोई टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ चीज आपने पढ़ ली ठीक है याद होगी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर रहे थे, बोनस हाँ, चीजें एक्स्ट्रा में जैसे। माइंड मैप हम्म। जैसे 5 आउट ऑफ 5 सिर्फ 2 ही पूछा है, तो मैंने 2 को एलाबरेट करके लिखा तो था, बट माइंड मैप में वो बना दिया था कि ये पॉइंटर्स भी इसके है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये है, इनको पता भी है कि क्या है, और जो पूछा है वो भी लिख दिया था। क्या बात है।
तो ये बहुत बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर पे। वो आंसर चेक करने से पहले उसको क्लियर होगा कि अच्छा बच्चे ने पहले बता दिया वो ये पॉइंट लिखने वाला है। तो एक नजर में वो पूरा जो होता है माइंड मैप वेब डायग्राम जो होता है वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ये सब चीजें आप करो क्योंकि वो पॉइंट हम वैसे भी लिखने वाले हैं। तो उसका डायग्राम यस। बनाने में क्या है ना, अब आंसर भी बड़ा दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा। ओके ग्रेट। ठीक है। अच्छा दिव्या, आपको कभी ऐसा फील हुआ है क्योंकि आप एक आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हो और कि आपको मतलब पर्सनली कि साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के कंपेयर में आर्ट्स स्ट्रीम को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट या गाइडेंस उनका मार्केट में कम है? यस मैम, बिल्कुल। कोई भी पूछता है कि क्या लिया है, कौन सी स्ट्रीम ली है, तो आर्ट्स तो उस कैटेगरी में आता ही नहीं कि स्ट्रीम की कैटेगरी। क्या लिया, साइंस नहीं, कॉमर्स, बस इतना ही। आर्ट्स को आर्ट्स सही नहीं। इतना हाँ नहीं। हाँ हाँ। और कि क्या करेगी बच्ची आगे जाके, क्या होगा। चलो हम्म यूपीएससी है, मैंने तो सोचा है कि यूपीएससी करना है। बट जिन बच्चों को डिजाइन वो सब में जाना है तो वो तो फेस करते ही है कि हम्म। आर्ट्स क्या ली। बिल्कुल। मतलब बहुत है ऐसा मार्केट में, और बहुत बोलते हैं आर्ट्स का, सही मुझे जो तुमने बात बोली हो। अच्छा मतलब तुम्हारा फ्यूचर गोल यूपीएससी सिविल सर्विस यस। एग्जामिनेशन क्रैक करना है? क्या बात है। तो उसकी यस, प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है या अभी होगी? अभी होगी। ओके बिल्कुल एकदम जल्दी करना मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर में भी जब तुम्हारा अच्छे से एडमिशन हो जाएगा ना कॉलेज में, एक सेट हो जाओगे कि हाँ ये कॉलेज में एडमिशन हो गया, डन हो गया, उसके बाद साइड में स्टार्ट कर देना। क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक कंपटीशन है इधर पे, ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे बैठेंगे, कम से कम 10 लाख बच्चों के साथ तुम्हारा कंपटीशन चलेगा। और वैकेंसी तुमको भी पता है एट द एंड 800-900 बच्चे सिलेक्ट हो गए फाइनल पोस्ट के लिए। मतलब कोई बच्चा अगर क्या नाम है प्रीलियम एग्जाम क्रैक करता है, मेन क्रैक करता है और इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाया, तो उसको फिर से अपनी प्री। जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है। तो आपका एम क्या रखना कि भाई एक बार में मेरा निकल जाए, फिर से वो यस। नॉर्मा मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि फिर से स्टार्ट करो, फिर प्रीलियम, फिर इंटरव्यू। ठीक है, तो उसका तुम्हारे पास भी टाइम बहुत है। ठीक है, 3 साल है, 21 एलिजिबिलिटी है ना एज। तो यस मैम। प्लीज मैं तो यही रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने देखी हूँ बहुत से बच्चे डिले करते रहते प्रिपरेशन, अरे बहुत टाइम नहीं, एकदम स्टार्टिंग से ही डेडिकेट रखना। क्योंकि अभी अपन कैसा जस्ट अभी 10 12 के बच्चे पास हुए ना, उनका कैसा एक साल उनको लगता है कि हाँ ये एग्जाम है, एक साल के लिए हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम तो हम एक साल में प्रिपेयर करते हैं, बट ये नहीं। ठीक है, एकदम शिद्दत वाली जो पढ़ाई हम बोर्ड एग्जाम के पहले कैसे करते थे, 1 महीने पहले 2 महीने पहले, वही शिद्दत वाली पढ़ाई तुम 3 साल पहले स्टार्ट कर देना। ठीक है, ओके ग्रेट। यस। अभी हम नेक्स्ट सवाल दिव्या से क्या पूछे। ओके, तो जैसा तुम्हारा भी अच्छा खासा परसेंटेज तो आ गया है, तुमको कोई कॉलेज का तो टेंशन नहीं होगा, तुम्हारी कोई भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो तुम कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो? फर्ग्यूसन कॉलेज में मैम। क्या बात है। अच्छा मतलब तुम पुणे में रहते हो? यस मैम। क्या बात है। हो जाएगा आराम से। आई थिंक उधर पे एंट्रेंस एग्जाम भी वो लोग डालते हैं, जो आउट आउट ऑफ पुणे वाले बच्चे हैं, उनको एंट्रेंस एग्जाम दे के आना पड़ता है ना, ऐसा कुछ है? मैम मैं पुणे में ही हूँ। कट हाँ ऑफ हाँ। कुछ हाई हाई रहता है, आर्ट्स वालों के लिए तो कुछ ज्यादा ही हाई रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई है। ओके, नहीं मेरे को तो लगता है हो जाएगा, बट याद रखना कि देखो क्योंकि ये वाली कॉलेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो क्या होता है पूरे यहाँ वहां से भी सब बच्चे अप्लाई करते हैं, जो बच्चे महाराष्ट्र के नागपुर से है, या कितने बच्चे तो दूसरे स्टेट से भी आते हैं, तो उसकी वजह से बस कंपटीशन बढ़ता है। बाकी तुम्हारा तो एडमिशन हो जाएगा। क्या करना है, फर्स्ट लिस्ट में अगर नहीं हुआ है तो 3 लिस्ट निकलती है ना, वेट करना, सेकंड लिस्ट का भी वेट करना, थर्ड का भी वेट करना। क्या होता है क्योंकि पहली लिस्ट में नाम नहीं लगता ना, बच्चे डर के दूसरी कॉलेज में चले जाते हैं, तो ऐसा मत करना, थोड़ा वेट करना, मेरे को लगता है हो जाएगा तुम्हारा। एक स्पेशलिस्ट भी लगती है मैम लास्ट में, तो शायद उसमें यस। उसमें भी हो जाए। ओके ओके। अच्छा तो तुम्हारा भी ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से प्लान है बीए करने का? बीए इन साइकोलॉजी सोच रही हूँ मैम। अच्छा बी एन साइकोलॉजी। ओके, सो फिर वो यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है? नहीं मैम, ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी आई डोंट थिंक सो है। फिर तो पॉलिटिकल साइंस यस हार्ड बहुत। जाता है बहुत। हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके। फिर क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जब तुम यूपीएससी का अटेम्प्ट करोगे तो उधर पे तुमको फिर से एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट तुमको पता है आई थिंक बहुत ज्यादा मार्क्स उधर पे होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, एंड उसके लिए उस सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन तक की लेवल का आपको पढ़ना पड़ता है। तो तो ओके। मेरे हिसाब से तुम जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो वही सब्जेक्ट तुम्हारा ऑप्शनल है यूपीएससी में, तो तुम्हारा काम आसान हो जाए, बर्डन हल्का हो जाए। तो अभी तो टाइम है, टेंशन मत लो। फर्स्ट ईयर में तो तुमको आई थिंक सारी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सेकंड एंड थर्ड तीसरे ईयर में चूज करना सोच समझ के।
ओके ठीक है। Yes. अभी बस तुम लास्ट एडवाइस अगर देना चाहो अपने प्यारे प्यारे आर्ट्स के स्टूडेंट को, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में जो अपियर हो गए एज अ सीनियर, ये जर्नी तो तुम्हारी खत्म हो गई, मस्त परसेंटेज भी आ गया, कोई भी रैंडम एडवाइस हो सकती है, जरूरी नहीं है स्टडी से रिलेटेड ही हो, आप क्या देना चाहोगे? जितना जल्दी अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही टाइम हमें रिवीजन को भी देना है, क्योंकि एट द एंड जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 5 और 3 to 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और पेपर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना, क्योंकि एट द एंड एग्जामिनर आपका पेपर ही देखने वाला है। ओके ओके ग्रेट, क्या बात है। सो दिव्या, बहुत अच्छा लगा बात करके, आप चैनल पे आए, जूनियर को इतनी सारी स्ट्रेटेजी एंड अपनी जर्नी शेयर किए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ऐसे ही आगे भी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो एंड आपको सक्सेस मिले, जो भी स्ट्रीम में, जो भी करियर में आप जाना चाहते हो। ओके थैंक यू ग्रेट, सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, तो आई होप आपको ये इंटरव्यू सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, इससे आपको इंसाइट मिला होगा कि जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी ये जर्नी क्रैक कर चुका है, 90+ ला चुका है, उसमें क्या क्या चीजें शेयर किया है, आपको एक पता चल रहा हो। देखो, अभी आप ये जो इंटरव्यू सीरीज अगर मेरी देख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट जो 90+ लाए हैं, वो कुछ ऐसे 3-4 बातें हैं जो सेम बोल रहे हैं, सेम, कि पेपर तो भाई सॉल्व करना है एग्जाम से पहले, आप कोई चीज सिर्फ याद करके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में बैठ गए, काम नहीं चलने वाला। पेपर सॉल्व करना है, आंसर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, टेक्स्ट बुक इज द मेन सोर्स, उसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक पर डिपेंड नहीं होना है, खुद की नोट्स बनानी है। ये जो 3-4 पॉइंट है, हर बच्चा, हर टॉपर रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या होता है, कुछ कुछ स्ट्रेटेजी सब्जेक्टिव होती है, बच्चे को जमती है, कुछ को नहीं जमती है, बट ये सारी चीज तो हर टॉपर बोल रहा है, तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि भाई ये तो सबको करना पड़ेगा, और ये तो सीक्रेट है, और ये तो करके ही आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो यस, इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और हम मिलने वाले हैं न्यू इंटरव्यू के साथ। आपको पता है ये सीरीज काफी लंबी चल रही है, हम साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों बच्चों से बातें कर रहे हैं, उनके इंसाइट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, ताकि आपको हेल्प मिले। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, ताकि बच्चों की जर्नी आसान हो। अभी तो आपका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही हो रहा होगा, जून अभी स्टार्ट हुआ है आपके बच्चों, ठीक है। सो यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय। आप ये सब आए करो। बाय बाय एवरीवन।